सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं गुलाब दास ब्रोकर जी द्वारा रचित एवं प्रमिला राजे जी द्वारा हिंदी में अनुवादित कहानी आखिरी झूठ। कितनी सुंदर है वह, बात करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए, नरेश घिया ने अपने आप से कहा और बात करने के इरादे से उसने अपनी ओर बढ़ती हुई लड़की की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वह कह रही थी, मैं आपके पास आ ही रही थी। सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई मिस नंदिनी मेहता। उसने वाक्य पूरा किया। कल की गोष्ठी में मुझे आपका व्याख्यान बहुत पसंद आया। फिर अचानक वह आत्मविभोर होकर बोली, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा अगर मैं खुद आकर आपका अभिनंदन नहीं करती हूँ तो अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी। नरेश जरा झुककर बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस नंदिता। नंदिता मेहता नहीं मिस्टर घिया। पर आपने गलती की ना मिस नंदिता। मैंने गलती की? कौन सी? मेरा नाम मिस्टर घिया नहीं नरेश है। ओह सॉरी। हाँ, मैं अपनी ही खुशी आपके सामने व्यक्त करना चाहती थी। मैं गौरवान्वित हुआ। पर क्या मैं सचमुच इतना अच्छा बोला था? इतना अच्छा कि आपके जैसी तेजस्वी स्त्री, सॉरी कन्या को खुद चलकर यहाँ आना पड़ा मुझे बधाई देने के लिए? आप जरूर इतना अच्छा ही बोले होंगे, नहीं तो मैं इधर क्यों आती? एक मुस्कुराहट उसके अधरों पर थी। आप कैसे आदमी हैं, जैसे कि आपको पता ही ना हो कि आप कितना अच्छा बोले थे। सचमुच पता नहीं है मिस नंदिता, बहुत ही भुलक्कड़ हूं मैं। पर क्या कहा था मैंने? अगर यही मैं बता सकती तो बधाई स्वीकार कर रही होती, दे ना रही होती। पर वह क्या वाक्य था? हाँ हाँ, वह तो नरेश चुटकी बजाते हुए कह रहा था, वर्ड्स आर टू थॉट वॉट, ग्रामर इज टू लैंग्वेज। विचारों के लिए जो महत्व शब्दों का है वही महत्व भाषा के लिए व्याकरण का है। पर नंदिता जी, यह उक्ति मेरी नहीं है, कहीं पढ़ी थी मैंने। पढ़ी हुई ही सही, पर आपने इसका प्रयोग बहुत अच्छा किया। फिर आपकी तो आदत है कि किसी भी चीज का यश नहीं लेना चाहते। पंड्या साहब कह रहे थे। क्या कह रहे थे पंड्या साहब? यही कि नरेश बिल्कुल अभिमानी नहीं है। हमारी कक्षा में कल की गोष्ठी के संदर्भ में बात करते हुए आज ही उन्होंने कहा कि आपने कोई निबंध बहुत अच्छा लिखा था, किंतु उसका भी यश आप लेने को तैयार नहीं हुए। मतलब आपने कोई बहुत ब्रिलियंट बात लिखी थी। उसकी प्रशंसा होने पर आपने मुस्कुराकर कहा था कि इसके लिए मुझे बुद्धिमान मानना गलत होगा, क्योंकि मैंने उसे कहीं पढ़ा था। मैंने तो केवल उसे उद्धृत कर दिया था, और सच भी यही था मिस नंदिता। मिस विस जाने दीजिए नरेश जी, सिर्फ नंदिता ही अच्छा लगता है। नरेश को झुका, फिर मन में गुदगुदी महसूस करते हुए बोला, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे मस्करी करने की आदत है। मैंने ईमानदारी से लिखा था कि परीक्षक अगर ऐसा मानेगा कि ऐसा लिखने वाला लड़का प्रतिभावान है तो यह उसकी भूल होगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो चीज़ परीक्षक ने ना पढ़ी हो उसे विद्यार्थी पढ़ ले और उसे परीक्षा में लिख दें तो परीक्षक उसे होशियार समझने लगता है। होशियार है तो लगेगा भी। इस तरह से नरेश तथा नंदिता की मित्रता गाढ़ी होती गई, जो थोड़े ही दिनों में सारे कॉलेज की चर्चा का विषय बन गई। कॉलेज में नई आई नंदिता अपने रूप तथा लावण्य से सबके आकर्षण का केंद्र थी। नरेश अपनी चपलता और होशियारी के लिए सबका प्रिय था ही, पर वह उस रूपवती सुंदरी का भी प्रिय हो जाए यह किसी को भी पसंद नहीं आया। फिर भी सभी समझते थे कि यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि नरेश जैसा प्रतिभाशाली था वैसा ही धनवान भी था। बात बात में वह लजाता हुआ कहता था कि बड़ौदा में उसके पिता की 2 मिलें और 4 मोटरें हैं। वहां तो बड़े राजसी ठाट और लाड़ प्यार से रखा जाता है, पर उसकी इच्छा बम्बई में ही पढ़ने की थी, इसलिए वह यहाँ चला आया है। मम्मी तो बहुत रोई थी, पर पापा इरादे के बड़े पक्के हैं। बेटा अपने आप अपनी जिंदगी संवार सके इसलिए ना तो एक भी मोटर वहां से भेजते और ना मुझे यहाँ खरीदने देते हैं। वैसे 4 में से 2 तो बेकार ही पड़ी रहती हैं।
एक का इस्तेमाल मम्मी करती हैं, एक पापा की सेवा में रहती है। जब कभी मैं वहाँ होता हूँ, तब तीसरी मोटर भी मुझे दे दी जाती है। और मम्मी अक्सर कहती हैं, तू अकेला है इसलिए तेरे हिस्से में दो दो मोटरें हैं। नरेश और नंदिता जब भी मिलते हैं, उनकी बातचीत का विषय मुख्यतः विदेश होता। नंदिता कहती, मेरे पिताजी काफी वर्ष विलायत में रहे हैं, इसलिए मेरा बचपन करीब करीब वहीं बीता है। पर मेरे पापा बड़े ही सनकी हैं। जब मैं 10 साल की हुई तो उन्होंने वहां रहने का अपना इरादा ही बदल दिया। तंबू उखाड़ कर इधर आए और अब वह माथे पर त्रिपुंड आंकते हैं और गीता के श्लोक बोलते रहते हैं। बड़े सनकी लगते हैं। इतना कहकर वह जोर से खिलखिला पड़ती। तभी नरेश पूछ बैठा, टेम्स नदी को कल कल बहते नहीं सुना है ना? कैसे बहेगी बेचारी, जब सारा शहर उसे घेरे हुए है? तो फिर ऐसे कलकल नाद करते हुए हंसना तुमने कहाँ से सीखा नंदिता? बचपन तो तुमने उसी के किनारे बिताया है ना? आप बड़े वैसे हैं, पर तुम्हारी तरह नहीं। और मेरे पिता भी तुम्हारे पिता की तरह नहीं है। उनमें सनक तो बिल्कुल ही नहीं। व्यापार उनका प्राण है। विलायत में भी धंधा ही करते रहे। पारंगत होकर जब स्वदेश लौटे, तब यहाँ भी व्यापार ही किया और ईश्वर की कृपा से उन्हें सफलता भी खूब मिली। ठीक ठीक, नंदिता हंस पड़ी। 2 मिलें और 4 मोटर गाड़ियों की सफलता कोई खास सफलता नहीं कहलाती नरेश जी। 5वीं भी आने वाली है, नरेश ने गंभीरता से कहा। आज ही मम्मी का पत्र आया है। उन्होंने इस बात को गुप्त रखने को कहा है। यह किसे मिलेगी? किसे मिलनी चाहिए? तुमको। नंदिता ताली बजाती उठ खड़ी हुई। आपको भी फायदा हो गया, मुझे भी कभी उसमें लिफ्ट दोगे ना? मैं क्या कहूँ? नरेश ने असमंजस में पड़ते हुए कहा। उसकी आवाज भी धीमी पड़ गई कि उसे किसी को दे सकूं, इसलिए मम्मी का स्क्रू घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। सचमुच? सामने रखी एक किताब की ओर संकेत करते हुए नंदिता ने नरेश से पूछा। तुम मार्क्स को पूरा कर चुके हो शायद। यह तो कोई दूसरी किताब लगती है। यह फ्राइड की है। देखनी है? भाड़ में जाए फ्राइड। मुझे तो उसका नाम भी पसंद नहीं। तुम बहुत जल्दी ही ऊब जाने वाली जान पड़ती हो। तो लाओ, देख लेती हूँ इसमें क्या है। नहीं नहीं, रहने दो। मेरा फ्राइड इतना गिरा हुआ नहीं है, नरेश ने हंसते हुए कहा। और उस पुस्तक को उसने जरा परे खिसका दिया। देखूं तुम्हारा फ्राइड, उसमें पढ़ने लायक क्या है? कहकर उसने अचानक आगे बढ़कर पुस्तक उठा ली। अरे, यह तो लंदन की गाइड बुक है। फ्राइड कहाँ है? अरे, ये आ गई। बदल गई होगी शायद। पटेल है ना, काफी दिनों से पीछे पड़ा है लंदन के बारे में जानने के लिए। इसीलिए उसे देने के लिए लाया हूँ। बेचारा फ्राइड तो मेरे कमरे में ही सो रहा होगा। पर यह भी उन लोगों के लिए है जो लंदन से बिल्कुल अनजान हैं। पटेल तो अनजान ही है ना। पर यह पुस्तक तो एकदम नई है। क्या उसी के लिए खरीदी? क्या करूं, मित्र है ना। और फिर क्या उसकी खरीदने की औकात है? कितने उदार हो तुम। उदार तो तुम हो नंदिता। नरेश की आवाज भाव विभोर हो उठी। नहीं तो मेरे जैसे को इतने स्नेह भरी मित्रता कैसे देती? तुम्हारे जैसे को? नंदिता ने भ्रिकुटी सिकोड़ कर पूछा। नरेश ने उसी दिन अपने पिता को पत्र में लिखा। आपकी एक बात हमेशा सच होती है कि मुझे परीक्षा में अच्छी डिवीजन नहीं मिलती। वैसे यह बात सभी मानते हैं कि मेरा सामान्य ज्ञान बहुतों से अच्छा है। क्योंकि मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ, शायद इसीलिए ऐसा है। यहाँ कोई नहीं मानेगा कि मैं वास्तव में ठूंठ हूँ। इतना ठूंठ कि बंगाली सीखने बैठा, पर लिपि इतनी टेढ़ी मेढ़ी कि उसी में उलझ कर रह गया और उसे छोड़ बैठा। फिर भी मेरे मित्र मुझे बंगाली का पंडित मानते हैं। मुझे हंसी आती है उन पर। माँ कैसी हैं? दुकान कैसी चल रही है? व्यापार मंदा ही लगता है। पिछले महीने आपने मुझे 25 रुपए कम भेजे थे। गुजारा कर रहा हूँ। पिछले महीने से एक ट्यूशन भी मिल गई है। आपकी कैसी तंदुरुस्ती है? उसमें आपको ज़्यादा मेहनत तो नहीं करने देना चाहता हूँ। अगले वर्ष तक मैं बीए कर लूँगा। बस इतनी ही देर है। उसके बाद मैं आपका बोझ हल्का करने। उसकी आंखें भर आईं। हाथ रुक गया। उसे 2 मिलों और 4 मोटरों की याद हो आई। पत्र डाक में डालकर नरेश ने एक अजीब सी तसल्ली महसूस की, ऐसी ही जैसी नंदिता के सानिध्य से होती थी। यह सानिध्य अब और ज्यादा मधुर हो गया था।
कभी कभी कोई यह भी कह उठता था कि दोनों का विवाह हो जाए तो जान छूटे, पर विवाह कैसे हो सकता था? नरेश तो जैसे कुछ जानता समझता ही नहीं था। सारी दुनिया समझती है तो फिर यह कैसे नहीं समझता? नंदिता सोचती थी। कैसा भोला है। तुम कुछ समझते क्यों नहीं? क्या नहीं समझता? जो सारी दुनिया समझती है वह, कि यह मुझसे नहीं कहा जाएगा तो किससे कहा जाएगा? तुमसे, कहकर नंदिता ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। जो कुछ नरेश को अभी तक समझ में नहीं आया था वह अचानक ही आ गया। नंदी, वह सिर्फ इतना ही बोल सका। बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? तू तो बहुत भोली है। भोले तो खुद हो, मन की बात कहने का साहस तक नहीं करते। हालात ने नरेश को जैसे सावधान कर दिया हो। उसके मुख पर एक निर्णय, एक निश्चय की चमक थी। उसने कहा, कहूंगा, एक दिन जरूर कहूंगा। कहूं? पर क्या कहूं? ऐसी भोली भाली फूल जैसी निर्दोष लड़की से, जो मुझे 2 मिलों और 4 मोटरों का मालिक और माइकल मधुसूदन दत्त पर्यंत बंगाली साहित्य का विद्वान समझती है, ऐसी श्रद्धामयी लड़की से भला क्या कहूं? एक छोटी सी कोठरी में करवट बदलते हुए नरेश को नींद नहीं आ रही थी। अपने सहपाठियों की नज़रों में उसने इस कोठरी को अपने चाचा का नेपियन सी रोड का महल बना रखा था। किसी किसी को तो उसने एक अट्टालिका को दूर से दिखाया तक भी था, पर चाचा का अभिमान तथा चाची की लड़ाकू वृत्ति की किलेबंदी करके उसने वहां सबका प्रवेश रोक रखा था। यह महल, जो हमेशा उसे गहरी नींद में सुला देता था, आज नींद के बजाय आंसुओं का उपहार दे रहा था। इस उपहार के पीछे उसको मेहनत करते हुए पिता और काया घिसती हुई माँ दिखाई देती है। नन्हे से गांव की गंदी गलियां उभरती हैं। उसमें क्या नंदिता रह सकती है? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं नरेश घिया चाहे जितना भी गपोड़ी हूं, पर ऐसा अत्याचार कभी नहीं कर सकूंगा। तो कहना क्या चाहिए नंदिता से? अब तो नंदी, उसने कहना चाहा। नंदिता जैसे नींद में जागी हो। विस्मय उसके चेहरे पर था। वह सोच रही थी कि नरेश की इस आवाज में इतनी व्यथा क्यों है। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि मैं तुमसे कुछ कहूं। हाँ हाँ, वह उत्साहपूर्वक बोली। मैं तो इसी का इंतजार कर रही थी, हर रोज, हर घड़ी, हर पल। मुझे तुमसे जो कहना है वह कहूंगा, पर पहले एक सवाल पूछूं? पूछो ना। नहीं क्यों? तुम मेरी कितनी घनिष्ठ मित्र हो। हूं ही, पर फिर भी। नरेश हचकचाया। बोला, क्या मैंने कभी कोई मर्यादा तोड़ी है? मैंने कभी भी तुम्हारा मित्र के अलावा किसी और तरीके से स्पर्श किया है? सच कहना। नहीं किया। पर तुम ऐसे हो, इसी कारण तो मैं क्या कहूँ तुमको। कैसी भोली हो, उसने कहा। इतना गहरा संबंध होने पर भी मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, इसका विचार तक तुमने नहीं किया। इसमें विचार क्या करना? तुम इतने अच्छे हो कि मनुष्य चाहे जितना भी अच्छा हो, फिर भी वह ऐसा नहीं करेगा नंदी। तो फिर कौन नहीं करेगा? नंदी ने छेड़ा। शादीशुदा। जैसे कब्र से नरेश की आवाज आई। नरेश! नंदिता चीख सी पड़ी। शादीशुदा, नरेश ने उतने ही धीमे स्वर में दोबारा कहा। इससे पहले कि नंदिता उसे रोककर कुछ पूछ सके, वह चला गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।